सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों नहीं पता कि सीबीआई ने 2 साल से केस नहीं किया, अब कर रहे हैं? ये बात तो उन्हें भी समझ में आती होगी, तो वो क्यों नहीं जमानत देते? आप ये तो मानेंगे कि असर तो पड़ा आपकी पार्टी पे, क्योंकि दिल्ली की लोकसभा की सब सीटें आप हार गए। माहौल था आपके पक्ष में, लेकिन उन्होंने ये प्रचारित कर दिया कि आपकी पार्टी बेईमान पार्टी है, पैसा लेती है, सब सीटें आप हार गए। कई बार दुष्प्रचार का असर होता है। लेकिन आप देख लीजिए, लोग कहते थे मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। पार्लियामेंट के चुनाव में तीसरी बार पूरा बहुमत नहीं आ पाए मोदी जी। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल दी? नहीं दी। क्या उन्होंने किसानों के फसल का दाम दोगुना कर दिया? नहीं किया। आप कहते हैं आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, किसके लिए हैं? अपने चंद दोस्तों के लिए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं। मैंने परसों कई बड़े टीवी चैनलों के थंबनेल देखे कि उन्होंने गए और यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया। दुनिया में कितना सम्मान बढ़ा दिया। मजाक करने का तो सीरियस थंबनेल बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपने चैनल को खुद हास्यास्पद बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई पैसा तो लगता नहीं इसमें। क्या इन जांच एजेंसियों को थोड़ी शर्म आती होगी, सरकार को शर्म आती होगी कि या कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं शर्म आती। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या भाजपा हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, इनका मकसद किसी मामले में न्याय करना नहीं है। आप फिर मोदी जी की मजाक उड़ाने लगे। डर नहीं लगता आपको दोबारा जेल जा सकते हैं? अरे भाई, खड़गे जी ने ट्वीट किया, आप भी मजे ले रहे हैं कि सरकार बैकरोल की हो गई। मोदी जी की मजाक उड़ाने में आप लोगों को मजा आता है, कैसे कमेंट क्यों कर रहे हैं बैकरोल सरकार है? इसकी हकीकत आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। कर्मचारी के पैसे से कर्मचारी को पेंशन। मुसलमानों को मैसेज देने के लिए वक्फ बोर्ड ला रहे थे कि हमने देखो फिर धमका। वक्फ बोर्ड कतई गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ ये मुसलमानों के लिए। कह रहे साहब हम मुसलमानों का भला करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं। पहली बात, किस मुसलमान संस्था ने जाके कहा कि प्रधानमंत्री जी आप मेरा भला कीजिए? हम लोग लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल आपको देता हूं, बताइएगा मुझे सोच के। संसद में ऐसी किसकी आवाज़ थी जो मोदी जी के कानों को बहुत खराब लगी? मोदी जी के कानों में वो जहर की तरह आवाज़ निकली। कोई सांसद होंगे, आप दिमाग दौड़ाइए, कुछ ही सेकंडों का टाइम है, आप बताइए कौन MP ऐसा था जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के उनके जितने भी कारनामे उनके सवाल करता था, नारे लगाता था? पहुंच गए ना संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सांसद। और यकीन मानिए, जिसमें वो संसद में नारे लगाते थे, मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, तो मैं अपने टीम से कहता था कि संजय सिंह जी की गिरफ्तारी तो परमानेंट तय है। इन्होंने पहले इंसान है जो मोदी जी के सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डाल के ये सब बातें कर रहे हैं, और हुआ भी है ही। संजय सिंह जी को जेल भेजा गया, आरोप लगाए गए, और बाद में जब जमानत की बात आई, आप सब जानते हैं, ED ने भी कह दिया साहब इनके खिलाफ हमारे आरोप नहीं बन रहे, आपको जमानत करानी तो कराओ। गोदी मीडिया ने चलाना शुरू किया कि ED और संजय सिंह मिले हुए हैं, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। मैंने देखा, देश के बड़े बड़े चैनलों पे मैंने देखा कि वो ना ED ने विरोध क्यों नहीं किया। ऐसी कहानियाँ केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, गोदी मीडिया भी बनाती है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जिसके एक के बाद एक नेता जेल में गए, जेल से बाहर निकले तो और तीखे तेवरों के साथ निकले। मेरा सौभाग्य है कि आज एक वही तेज तर्रार सांसद संजय सिंह जी मेरे ऑफिस में हैं। आज कुछ गुफ्तगू उनसे करते हैं और आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। बड़े बड़े हम दोनों संजय आपकी तरफ था, हम पे आरोप बचा हुआ। अच्छा दर्शकों, मैं एक और बात और बता दूं। एक बार शुरुआत की बात थी, संजय सिंह जी मेरे ऑफिस में आए, मैंने इनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू वायरल हुआ शाम को, और सुबह ही सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि राज संपत्ति अधिकारी का एक मकान आप खाली कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में 400-500 पत्रकारों को सरकारी मकान मिले, मुझे भी मिला था, लेकिन शायद मैं इकलौता पत्रकार था जिसको बहुत प्यारा हुआ, इनका इंटरव्यू वायरल हुआ और 24 घंटे बाद मेरा सरकारी मकान 100 पुलिस वाले लगा के खाली कर दिया गया। तो बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। आपके तेवरों को देख के हम लोग कहते थे, खैर वो यात्रा तो हम उससे बात कर भी चुके, आप हुआ है, लेकिन आज कल के कविता को जमानत मिल गई और बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने जांच एजेंसियों को। आपको लगता है कि जिस तरह से आप भी अब इन जांच एजेंसियों को गरिया रहे हैं, गरिया शब्द कहूँगा मैं, लोग बोल रहे हैं, क्या इन जांच एजेंसियों को थोड़ी शर्म आती होगी, सरकार को शर्म आती होगी कि या कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं शर्म आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण केजरीवाल जी का है। ED कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लोअर कोर्ट ने जमानत दी उनको, और बेशर्मी की हद देखिए। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि ED पहुंच जाती है हाई कोर्ट और केजरीवाल साहब के रिलीज ऑर्डर पे स्टे ले लेती है, बगैर ऑर्डर की कॉपी के।
भाई आप किसी चीज पे स्टे लेते हैं तो उसका कागज तो दिखाना होता है, भाई इस चीज पे आप स्थगन आदेश दे दीजिए। केजरीवाल जी के रिलीज ऑर्डर की कॉपी तक नहीं थी हाई कोर्ट में, और ईडी ने कहा था आप निकल जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और आप स्टे कर भाग जाएंगे छोड़ के, और केजरीवाल साहब की रिहाई रोक दी गई। इससे आगे आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में बंद रहते हैं, जिस अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई 2 साल तक कोई एफआईआर नहीं करती है, 2 साल तक, उस अरविंद केजरीवाल पर ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद नया केस सीबीआई बनाती है, सिर्फ इसलिए कि उनको जेल में रखा जा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट भी ईडी मामले में उनको जमानत दे देती है, और अब सीबीआई का एक नया मामला बना के उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या भाजपा हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, इनका मकसद किसी मामले में न्याय करना नहीं है, किसी मामले में जांच करना नहीं है, किसी मामले में सबूत दिखाना है नहीं। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को पकड़ के जेल में रखना, जो साफ तौर पर दिख रहा है। अच्छा, आप मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। आपने 17 महीने एक ऐसे शिक्षा मंत्री की जिंदगी के बर्बाद कर दिए जो दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे थे। आपने दिल्ली के एक ऐसे मुख्यमंत्री को पिछले 5 महीने से जेल में डाल रखा है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, फरिश्ते स्कीम, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, उसके बावजूद बजट मुनाफे का दे रहे थे। आपने मुझे इस बात की सजा दी कि मैं संसद में आवाज उठाता हूं। आपने सत्येन जैन को इसलिए सजा दी कि वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए, फरिश्ते स्कीम लेके आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अच्छा गवर्नेंस देना अपराध हो गया आम आदमी पार्टी का? तो आप अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो बातें हम लोग कह रहे थे वो सच साबित हो रही है। कोर्ट में कहीं इनका मामला टिक नहीं रहा है, क्योंकि जब न्याय की प्रक्रिया में आपके मामले चलेंगे तो वहां आपको सबूत दिखाने होंगे, वहां आपकी ये लफाजी नहीं चलेगी, वहां ये झूठे बातें नहीं चलेंगी आपकी। ईडी की एक कोई खबर प्लांट करो, सीबीआई की दूसरी खबर प्लांट करो, फिर गोदी मीडिया में बदनाम करो, निकला क्या? कुछ नहीं। और जो आज तक सबसे सामने दिखने वाला प्रूफ है वो है बीजेपी के खिलाफ शरद रेड्डी, जिसको गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले में। उसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, एक बीजेपी के लीडर से पूछताछ नहीं हुई अब तक। तो ये फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तथाकथित शराब घोटाला कुछ नहीं है, कोई जांच में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई सबूत नहीं है इनके पास, और सिर्फ एक मकसद है, केजरीवाल को जेल में रखो। के कविता की जमानत होगी तो लगता है कि आप केजरीवाल साहब की जमानत भी अब जल्दी हो जाएगी। निश्चित रूप से हो जाएगी। के कविता के मामले में भी देख लीजिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वही बातें कही जो ईडी कोर्ट में केजरीवाल जी के लिए कही गई थी कि ईडी बायस्ड होकर काम कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए, आप किसी को पकड़ते हैं, देखिए आप कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। किसी को आपने पकड़ा, उसको प्रताड़ित किया, उससे बयान लिया और उस बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया। उससे संबंधित कोई मटेरियल आपके पास नहीं है। किसी आदमी को पकड़ा, बोले केजरीवाल का नाम ले लो, संजय सिंह का नाम ले लो, सिसोदिया का नाम ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने नाम ले लिया अपने छूटने के चक्कर में, और प्रमाण कुछ है नहीं, सबूत कुछ है नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे को ये बात पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों नहीं पता कि सीबीआई ने 2 साल से केस नहीं किया, अब कर रहे हैं? ये बात तो उन्हें भी समझ में आती होगी, तो वो क्यों नहीं जमानत देते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसकी समीक्षा तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार मैंने देखा कि जजों की कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि भाई लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बेल नहीं मिलती, बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जमानत मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कहा कि बेल एज ए रूल, जेल एज एन एक्सेप्शन, ये सिद्धांत न्याय व्यवस्था का फॉलो नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके बेल नहीं मिल रही। तो क्या करेंगे आप ये तो मानेंगे कि असर तो पड़ा आपकी पार्टी पे, क्योंकि दिल्ली की लोकसभा की सब सीटें आप हार गए, माहौल था आपके पक्ष में, लेकिन उन्होंने ये प्रचारित कर दिया कि आपकी पार्टी बेईमान पार्टी है, पैसा लेती है, सब सीटें आप हार गए, अब चुनाव सिर पे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। सारा तंत्र जब आपके खिलाफ पड़ जाता है
मीडिया में आपको बदनाम किया जा रहा है, जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ी हुई है, सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है और तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो कई बार दुष्प्रचार का असर होता है, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब लोगों को सच्चाई समझ में आ रही, इतना समय बीत जाने के बाद, क्योंकि अभी जैसे मनीष सिसोदिया जी पद यात्रा में निकल रहे हैं, मैं जेल से आने के बाद लोगों से मिला, तो अब एक धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि यार इन लोगों को जबरदस्ती फंसाया गया और जो बातें इनके खिलाफ कही जा रही हैं वो पूरी तरीके से गलत और निराधार है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव सिर पे, आपको दिल्ली लगता है विधानसभा में केजरीवाल जी के नाम पे लोग वोट करेंगे। अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर पिछले 3 बार से, पहले बार तो 13 का चुनाव हुआ, लेकिन जो उसके बाद 2 बार चुनाव हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल के मॉडल पे, उनके काम पे वोट पड़ा है। और सबको मालूम है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं होगी, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी की व्यवस्था बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा और जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है, ख़ास तौर से आम आदमी को अच्छी शिक्षा का इंतजाम जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए लोग विधानसभा के चुनाव में, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे और आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट पड़ेगा, झाड़ू चलेगी फिर से। लेकिन आप देख लीजिए, लोग कहते थे मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, पार्लियामेंट के चुनाव में तीसरी बार पूरा बहुमत नहीं आ पाए मोदी जी। देखिए डिलीवरी क्या दी उन्होंने, एक भी वादे पूरे करके दिखाए हो तो आप बताइए। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल दी? नहीं दी। क्या उन्होंने किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर दिया? नहीं किया। क्या उन्होंने देश के अंदर महंगाई कम कर दी? नहीं की। क्या वो काला धन विदेशों से लेकर आ पाए? नहीं लाए। क्या उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया? नहीं किया। आप कहते हैं आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, किसके लिए हैं? अपने चंद दोस्तों के लिए हैं। संजय जी, इस देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें नंबर पे खड़े हैं। हम दुनिया के 142वें नंबर के देश हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं चंद लोगों के लिए। 82 करोड़ लोग इस देश में आज भी 5 किलो राशन पाकर जिंदा हैं। यानी कि सरकार का जो सरकारी आंकड़ा है वो खुद ये मानता है कि इस देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ती है। तो आप कैसे गरीबी दूर कर रहे हैं, कैसे बेरोजगारी दूर कर रहे हैं? आप अग्निवीर योजना लेके आ गए। क्या भारत की सेना को ठेके पे रख सकते हैं आप? आपने भारत की सेना को ठेके पे रख दिया। 4 साल की नौकरी, कोई पेंशन नहीं, कोई भविष्य नहीं। 1 साल की ट्रेनिंग की जगह 6 महीने की ट्रेनिंग देके आप हमारे जवानों को भेज दे रहे हैं, जाओ सीमा पे लड़ो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं। मैंने परसों कई बड़े टीवी चैनलों के थंबनेल देखे कि उन्होंने गए और यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया। दुनिया में कितना सम्मान बढ़ा। मजाक करने का तो सीरियसली थंबनेल बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपने चैनल को खुद हास्यास्पद बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई पैसा तो लगता नहीं इसमें। और मतलब खुद ही अगर आप जोकर बन के घूमना चाहते हैं घूमिए, कोई उसमें रोक नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ये बात यकीन करने लायक है कि यूक्रेन और रसिया की लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री जी ने रुकवा दी या रुकवा सकते हैं, या उस तरीके मैं तो उसके नीचे वो पढ़ रहा था कमेंट। लोग कह रहे थे मणिपुर 22 लाख की आबादी वाला, वहां तो रुक नहीं पा रहा है। देखिए, अब यही सवाल लोग पूछेंगे ना आपसे, भाई आप बताइए कि आप जिस राज्य में 1 साल से ज्यादा समय से हिंसा चल रही है उस पर भारत के प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलते हैं बाहर और 2-4 लाइनें बोलते हैं संसद में, और उनकी वाहवाही हो रही है। एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, आगजनी, हिंसा, ऐसी घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं और 1 साल से ज्यादा समय हो गया। भारत के प्रधानमंत्री को 1 दिन का वक्त नहीं मिला वहां जाने के लिए। अच्छा, क्यों नहीं? और यूक्रेन में जाके आप रो रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं? तो कौन आपकी भावुकता को यकीन करेगा? कोरोना में आप रैली करेंगे बंगाल में चुनाव की, और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगा आप रोने लगेंगे। नोटबंदी से पूरा देश लाइन में खड़ा हो जाएगा, जब लोग मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब आप रोने लगेंगे। तो ये अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सारा कुछ आपका जो है वो ड्रामा है। आप फिर मोदी जी की मजाक उड़ाने लगे। डर नहीं लगता आपको दोबारा जेल जा सकते हैं? अरे भाई, सच तो बोलना पड़ेगा। दोबारा जेल जाने के डर से अगर इस देश के लोग चुप रहेंगे
तो फिर सच कौन बोलेगा? और मैं समझता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई है। आज सारी पॉलिसी, सारी नीतियां इस देश में सिर्फ अपने चंद मित्रों के लिए प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं और विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। यही हो रहा है। खड़गे जी ने ट्वीट किया, आप भी मजे ले रहे हैं कि सरकार बैकरोल की हो गई, मोदी जी की मजाक उड़ाने में आप लोगों को मजा आता है, ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं बैकरोल सरकार है ये? नहीं, देखिए आप, ये कोई मजाक उड़ाने का प्रश्न नहीं है। ये देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है उसको छीनने की बात है। आपने लेटरल एंट्री के जरिए 63 आईएएस भर्ती कर लिए जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी। यहां से, गांव से गरीब का बेटा जाता है, उसका पिता अपना खेत बेच के, बीबी का गहना बेच के उसको दिल्ली में पढ़ाता है कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा। आप लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस बना रहे हैं। 63 आईएएस आप बना चुके हैं, दोबारा आप आईएएस बनाने जा रहे थे, आपकी चोरी पकड़ी गई। जब देश में हल्ला हुआ तो अभी ये मार खा चुके थे लोकसभा में। क्या हम लोग कहते थे? रिजर्वेशन खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, यही कहते थे ना। और चुनाव जीतने के बाद क्या किया? लेटरल एंट्री, आरक्षण खत्म करके बफ वोट पे भी आपने सीधे सीधे लेके आ गए कि साहब हम आईएएस बनाएंगे, कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, हम बनाएंगे। ये मोदी जी कर रहे थे। दूसरा काम, अभी इन्होंने देखा आपने, यूपीएस की पेंशन लेके आए। हाँ। ये भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के साथ धोखा है। पूछिए कैसे? यूपीएस में क्या किया इन्होंने? 25 साल की नौकरी होना जरूरी है, तब आपको पेंशन मिलेगी। संजय जी, आप भी जानते हो, सरकारी नौकरियों में 3 साल ओबीसी को छूट मिलती है, यानी कि 38 साल की उम्र तक वो नौकरी पा सकते हैं। 5 साल दलित और आदिवासियों को छूट मिल सकती है, यानी कि वो 40 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जो आदमी 36 साल की उम्र में ओबीसी होगा या दलित होगा या आदिवासी होगा, वो नौकरी पाएगा, या 37 साल में पाएगा, या 38 साल में पाएगा, या 39 में, 40 में पाएगा। उसकी तो 25 साल की नौकरी नहीं पूरी होगी। सही बात है, नहीं होगी। तो जब उसकी 25 साल की नौकरी पूरी नहीं होगी तो आपने उसको पेंशन से वंचित रखा। ये भी योजना उनके खिलाफ है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ। दूसरा, यूपीएस की स्कीम में आपने अर्धसैनिक बलों को किनारे कर दिया, जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। उनको आपने, जो 20 साल के सर्विस के बाद आमतौर पे रिटायर हो जाते हैं, उनको आपने पेंशन से, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उनको आपने वंचित कर दिया, उनको बाहर कर दिया पेंशन से। तीसरा, मान लीजिए कोई आदमी 40 साल तक नौकरी करता है, 20 साल की उम्र में उसकी नौकरी लग गई, आप पहले दिन से, पहले महीने से 10% उसकी सैलरी से काटेंगे और 40 साल तक काटेंगे, और उसी पैसे से उसको पेंशन दे रहे हैं। तो कर्मचारी के पैसे से ही कर्मचारी को पेंशन। आप जो हैं ये उसकी यूनिफाइड पेंशन, सुन लीजिए आप ना, इसकी हकीकत आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। कर्मचारी के पैसे से कर्मचारी को पेंशन। पहले क्या होता था? जीपीएफ कटता था, बेटी की शादी हो, कोई जमीन का टुकड़ा खरीदना हो, कोई घर का काम हो, आदमी लोन लेता था, 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगता था उसको, और फिर कई बार लोग वापस कर देते थे। जब रिटायर होते थे तो पूरा जीपीएफ का पैसा उसको मिल जाता था और पेंशन अलग से मिलती थी। अब आप कर्मचारी का पैसा ही काट के और कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं, हमने पेंशन 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 दे दिया। और जिन दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के, जिनकी 22 साल नौकरी रहेगी, 20 साल रहेगी, उनको पेंशन से बाहर कर दिया आपने, और 20 साल तक उसका 10% पैसा काट रहे हैं, उसका पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं आप। सही बात है। तो ये कितना बड़ा एक धोखा उनके साथ आपने फिर से किया, देश के कर्मचारियों के साथ भी किया। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल है वो वापस होना चाहिए। अच्छा, धोखा दिया, मुसलमानों लेटरल एंट्री के नाम पे धोखा दिया। मुसलमानों को मैसेज देने के लिए वक्फ बोर्ड ला रहे थे कि हमने देखो फिर धमका। नहीं, वक्फ बोर्ड कतई गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है। और जो हिंदू इस बात से खुश हो रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमीन कब्जा करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं, बिल्कुल गलतफहमी में। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगला नंबर गुरुद्वारे का है। गुरुद्वारे की जमीनें लोग कब्जा करेंगे, उसके लिए कानून लेके आएंगे। फिर चर्चों की जमीन कब्जा करने के लिए कानून लेके आएंगे।
फिर आप देखिएगा ये मंदिरों की जमीन कब्जा करने के लिए कानून लाएंगे, फिर आप देखिएगा कि ये दलितों और आदिवासियों की जमीन कब्जा करने के लिए कानून लाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि अयोध्या में अभी आपने देखा भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन उठा के अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी। तो दोस्त के लिए देश बेचने को तैयार है प्रधानमंत्री जी। तो बाकी सारी जमीन भी अडानी को दे देंगे ये? बिल्कुल देंगे। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से ही तो ये बिल लाया जा रहा है। जो बातें सरकार कह रही है उस पर आपको हंसी ना आए तो अच्छा बताइएगा। सुनिए, आप वापस क्यों फिर सुन तो लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साहब हम मुसलमानों का भला करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं। पहली बात, किस मुसलमान संस्था ने जाके कहा कि प्रधानमंत्री जी आप मेरा भला कीजिए, हम लोग लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं साहब मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड में हम 2 महिलाओं को रखेंगे, 3 महिलाओं को रखेंगे। तो महिलाओं की कोई एंट्री बैन नहीं थी, पहले भी महिलाएं रखी जाती थी, मेंबर होती थी वक्फ बोर्ड की। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है उसको कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चैलेंज हो। गोदी मीडिया की खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ये हो रहा है, झूठा प्रचार। तीसरी बात कहते हैं साहब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को कह देता है कि हमारी है वो उसकी हो जाती है। ये कैसी मजाक की बातें आप कर रहे हैं? पढ़े लिखे चैनल के पत्रकार ऐसी बातें बेतुकी करते हैं। व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में जो कुछ चलाया जा रहा है, आपको मैं बताता हूं कैसे वक्फ की संपत्ति दान होती है। कोई व्यक्ति अगर दान करना चाहता है, पहले सर्वे कमिश्नर होता है, वो उस जमीन का सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद 1 साल तक उस पर नो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि अगर किसी को आपत्ति हो, मान लीजिए कोई संजय शर्मा जी या कोई व्यक्ति कोई जमीन को दान करना चाह रहा है, 1 साल तक आपत्ति मांगी जाएगी कि इस पर कोई आपत्ति हो तो बताइए। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो चीफ सेक्रेटरी उस स्टेट का, शासन का अधिकारी उस जमीन को वक्फ जमीन के रूप में नोटिफाई करता है। इससे ज्यादा पारदर्शी तरीका और क्या हो सकता है? आप क्या कर रहे हैं खुराफात इसमें? कह रहे हैं साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम हम लेके आएंगे। क्यों भैया? हमारे हिंदू धर्म के ट्रस्ट में, अग्रवाल धर्मशाला में या हिंदू धर्म के ट्रस्ट में या किसी गुरुद्वारा कमेटी में या चर्च की कमेटी में आप किसी हिंदू को रख सकते हैं गुरुद्वारा और चर्च की कमेटी में? किसी मुसलमान को रख सकते हैं? या हिंदू धर्म की किसी कमेटी में आप किसी मुसलमान या सिख या ईसाई को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हमारे भारत के संविधान की धारा 26 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई संविधान की धारा 26 कहती है इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता और आज़ादी है। अपनी अपनी उपासना पद्धतियों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, इबादत कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, गुरुद्वारे का पाठ कर सकता है, ये उसकी आज़ादी है। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी धर्म के लोग करेंगे। आप उसमें झगड़ा कराने के लिए कह रहे हैं नहीं साहब इसमें नॉन मुस्लिम भी रखे जाएंगे। क्यों साहब रखे जाएंगे? आपको सिर्फ चिढ़ाना है, झगड़ा कराना। आप मुस्लिम समाज का भला करने की बात कर रहे हैं। एक टिकट आप मुसलमानों को देते नहीं, ना उनका कोई एमपी बनाते हैं, ना एमएलए बनाते हैं, ना मिनिस्टर बनाते हैं। ये कोई मुसलमानों का भला करने की योजना नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देने की योजना। गुरुद्वारा की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे, चर्च की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे, मंदिर की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे। और इसका उदाहरण अयोध्या है जहां पे भारतीय सेना की जमीन कब्जा करके अडानी को दी। अच्छा, ये मुझे बताइए ये बिल फिर अटका कैसे, वापस कैसे हुआ? क्या नायडू ने मना किया, चंद्रबाबू नायडू ने मना किया, नीतीश ने किया? निश्चित रूप से हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने भी इनकी मंशा भांप ली कि ये सिर्फ झगड़ा कराने की नीयत से और जमीनों पे कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की नीयत से ये बिल ला रहे हैं। इसलिए उनके अंदर से भी विरोध हुआ एनडीए के घटक दलों से और ये बिल जेपीसी में आया है। जेपीसी में हम लोग हैं, आप भी है ना उसमें? हाँ बिल्कुल, तो हम लोग उसको देखेंगे बिल को। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या वाकई अब इसमें एक चीज और बड़ी मजेदार है, देखिए आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। कह रहे हैं साहब दान वो व्यक्ति दे सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, यानी ऐसा मुसलमान जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को 5 साल तक मानता होगा वही वक्फ कर सकता है, वही अपनी संपत्ति दान कर सकता है। आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजे रखे नहीं रखे, रोजे रखे नहीं रखे,
कोई आदमी सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, कोई रोजा रखता है, कोई नहीं रखता है। ठीक बात है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन दान करने से कैसे आप रोक सकते हैं हमें? मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति अपने पूजा पाठ करे ना करे और दान देना चाहे, तो आप दान देने से कैसे रोक सकते हैं? तो गलती तो आप कह रहे हैं साहब 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी इससे हो सकती है, जितनी संपत्ति, कैसे आमदनी होगी? मस्जिद है वक्फ की, कब्रिस्तान है वक्फ का, दरगाह है वक्फ की, तो क्या खड़ा मुर्दों से खड़ा होकर कहेंगे भाई पैसा दो पैसा दो? या मस्जिद में टिकट लगाएंगे कि जो नमाज पढ़ने के आएगा असर की नमाज पढ़ने आएगा तो इतना, जोहर की नमाज पढ़ने आएगा इतना, तो फजर की नमाज पढ़ने आएगा इतना, तो असर की नमाज पढ़ने आएगा तो इतना, तो मगरिब की नमाज पढ़ने आएगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा। टिकट लगाएंगे आप। अच्छा संजय बताइए, इतनी इंटेलिजेंट टीम रहती है तो ये जो बिल बनाया होगा तो चूक कहाँ गए? गलत बिल क्यों बनाया? उन्होंने बताया है नहीं ना, उनको जमीन कब्जा करना। मैं दोहरा रहा हूँ ना बात को। आप उनको पता नहीं था कि नायडू बिदक जाएंगे, नीतीश कुमार। सवाल ये है कि फिर वही मैं कह रहा हूँ, कहीं चोरी पकड़ी जाती है तो उस पर फिर हल्ला होता है। तो ये जमीनों को कब्जा करने की योजना है। देखिए किसान बिल में वो फेल हो गए बेचारे। हाँ। उनकी आत्मा तड़प रही है, उनके छटपटा रहे हैं वो लोग। मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। छटपटा रहे हैं मोदी जी कि बताओ किसानों की जमीन अच्छा खासा कब्जा करके मैं अपने दोस्त अडानी को देने वाला था, वो काम तो हो नहीं पाया। तो चलो अब वक्फ बोर्ड की कब्जा करो, आपकी हाउस, फिर गुरुद्वारा की कब्जा करो। आपके दूसरे सदन की सदस्य हैं कंगना रनौत, वो तो कह रही है किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, वहाँ लाशें पड़ी हुई। देखिए वो एक बददिमाग महिला है और उसने तो यहाँ तक कहा था कि देश ही आज़ाद हुआ 2014 में, हमारे महापुरुषों का अपमान किया। ऐसी महिला को आप संसद में लेके आते हैं और उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छी बातें करेंगी। ये तो हमारे उन किसान भाइयों का अपमान है, उन 750 किसान भाइयों का जिन्होंने अपनी शहादत दी। ये अपमान है अन्नदाताओं का जो 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। ये अपमान है उनके आंदोलन का। आप अन्नदाताओं को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं, और पूरी की पूरी बीजेपी खाली ड्रामे करती, जैसे प्रज्ञा ठाकुर के मामले में करती थी। कह दिया साहब हम दिल से माफ नहीं करेंगे। अरे भैया तुम्हारे दिल में माफी है कि खुशी है हम थोड़ी देख सकते हैं भाई, उसका कोई चश्मा तो है नहीं कि हम हरियाणा के चुनाव पे असर पड़ेगा कंगना के बयान का? निश्चित रूप से पड़ेगा। बड़ी संख्या में किसान हरियाणा में रहते हैं, बड़ी संख्या में किसान महाराष्ट्र में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं। बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस से आपने समझौता क्यों नहीं किया? देखिए अब वो आगे की बातें हैं, उसमें अभी जल्दबाजी होगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? हरियाणा में हो गए, जम्मू कश्मीर में हो गए, महाराष्ट्र। तो ये पूछिए ना मोदी जी से। आपके हिसाब से क्यों नहीं करा है? मोदी जी से पूछिए ना। नहीं, आपके पास जो इनपुट है वो क्या? देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं मोदी जी, 4 राज्यों का इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हैं। क्यों? खेल होगा उसके पीछे। क्यों? क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वो प्रयोग करना चाहते हैं। उनको पता है महाराष्ट्र बुरी तरीके से हारेंगे, झारखंड बुरी तरीके से हारेंगे, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि इन दोनों इलेक्शन में प्रयोग करके देख लें। 4 चुनाव एक साथ हारते बजाय 2-2 चुनाव 2 हिस्सों में हारेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को न्यूट्रलाइज। अच्छा एक आखिरी सवाल, अगर 4 राज्य हार जाते हैं तो मोदी जी की पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ेगा? 4 राज्य हारेंगे तो ये सरकार बहुत जल्दी उसके बाद गिरने की ओर आगे बढ़ेगी, पतन की ओर तो बढ़ रही, धीरे धीरे ये सरकार गिरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने बात की, धन्यवाद। तो ये थे संजय सिंह जी, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात करी, देश के मुद्दों पर बात करी। वक्त है आपकी राय का, मुझे ज़रूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।